नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी और सीआरपीएफ के आरोप प्रत्यारोप की। इसके बाद बात होगी अखिलेश यादव और निकाय चुनाव पर छिड़े घमासान की। आपको हम बताएंगे हेमंत सरकार के 5 साल के बारे में। इसके बाद आपको कोरोना केंद्र सरकार की गाइडलाइंस की जानकारी भी देंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों आगरा प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं और पूरा प्रशासन परेशान खोजकर छानबीन में लगा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर की। और सबसे पहले बात होगी, कांग्रेस ने बुधवार को राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के मामले में गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। इसे लेकर सीआरपीएफ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जवाब सौंपा है। सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को बताया कि राहुल गांधी ने 2020 से लेकर अब तक 113 बार सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया। सीआरपीएफ के मुताबिक कई बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ऐसा हुआ है। सीआरपीएफ ने कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्रालय को बताया कि गाइडलाइन के मुताबिक ही राहुल गांधी की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। सीआरपीएफ के मुताबिक दौरों पर व्यक्ति की सुरक्षा का जिम्मा राज्य पुलिस के समन्वय से सीआरपीएफ का होता है। गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों समेत संबंधित सभी हितधारकों को खतरे के आकलन के आधार पर सलाह जारी की गई है। नितिन चौधरी का रुख कर लेते हैं। नितिन चौधरी इस वक्त जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ। नितिन, कल राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी और आज सीआरपीएफ ने कह दिया है कि 2020 से लेकर यानी कि अब तक 2022 तक 113 बार सुरक्षा के नियम तोड़े हैं राहुल गांधी ने। देखिए, बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल की सुरक्षा को लेकर जो सवाल जो उठ रहे हैं उसी को लेकर सीआरपीएफ से जवाब मांगा गया था। सीआरपीएफ ने साफ साफ जवाब दिया गया है कि अब तक अर्धसैनिक बलों ने दो टूक कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने 2020 से लेकर अब तक 113 बार जो है यहाँ पर सुरक्षा का घेरा तोड़ा है। साथ ही उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने से गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि 113 बार जो है 2020 से लेकर अब तक 113 बार जो है यहाँ पर जो है उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा था। लेकिन जिस तरीके से जो सुरक्षा में चूक बताई जा रही है उसमें कहा सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस पे साफ साफ उन्होंने कहा है कि सीआरपीएफ ने जवाब अपने कहा है कि जिस तरीके से जो 113 बार तो उन्होंने जो है प्रोटोकॉल तोड़ा और साथ ही उसमें जो भारतीय जनता पार्टी अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे जवाब मांगा था सीआरपीएफ से। सीआरपीएफ ने साफ यही कहा है कि 113 बार अब तक जो जवाब है वो तोड़ा गया। खुद ही उनका उल्लंघन भी कराया और उन्होंने सीआरपीएफ को जो इस तरीके की जो अपनी सुरक्षा में चूक बताते हुए कहा है कि जो है मेरी सुरक्षा में चूक हो गई। लेकिन दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से चौक चौबंद थी सुरक्षा को देखते तमाम देशों में जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी। भारत जोड़ो यात्रा को देखते तमाम जगह पर जो है पुलिस प्रशासन अलर्ट था। तमाम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की पूरे चौक चौबंद कर दी गई थी। लेकिन अब की बार जो है राहुल गांधी ने अब तक 113 बार अपना जो 113 बार जो है यहाँ पर उल्लंघन किया और साथ ही उसी को देखते हुए सीआरपीएफ से जब जवाब मांगा गया तो जवाब में यही कहा है उन्होंने कि 113 बार उल्लंघन किया। जो सुरक्षा तोड़ के जो राहुल गांधी बार बार इधर से उधर निकल रहे थे। लेकिन सुरक्षा में चूक पर सीआरपीएफ ने क्या बोला है? कई बार होता है नितिन कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नेता सुरक्षा घेरे को तोड़ देते हैं, आगे चले जाते हैं, जनता से मिल लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक आखिरकार कैसे हुई, इस पर कुछ जवाब दिया है सीआरपीएफ ने? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सीआरपीएफ का जो जवाब आया तो जवाब में गृह मंत्री अमित शाह को जो कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी थी उसमें साफ सीआरपीएफ की तरफ से भी जवाब यही आया कि जिस तरीके से 113 बार यहाँ पर सुरक्षा के घेरे से राहुल गांधी जो इधर से उधर हुए थे। लेकिन 113 बार इनको सुरक्षा पूरी तरीके से यहाँ पर 2020 तक की बात की जाए 2020 से लेके अब तक की जो सुरक्षा की जो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो आया देखने को मिला कि 113 बार राहुल गांधी ने सुरक्षा तोड़ी थी। साथ ही उसमें जो है कांग्रेस ने जो है भारतीय जनता अमित शाह ने उनसे जवाब मांगा सीआरपीएफ के और अर्धबल पूरी तरीके से तैनात यहाँ पर कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई थी कि आखिरकार राहुल गांधी की जो सुरक्षा तोड़े राहुल गांधी ने सुरक्षा तोड़ी कि जिस तरीके से राहुल गांधी जो है आगे से पीछे होते थे और साथ ही उसी को देखते हुए यहाँ पर पूरे प्रोटोकॉल जो था पूरी तरीके से जो है पालन करा रहा था। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से जो है बार बार सुरक्षा के घेरे से हट रहे थे कहीं ना कहीं, जिस पे जो है सीआरपीएफ ने साफ साफ यही कहा है गृह मंत्री अमित शाह से भी। और उन्होंने जब जवाब मांगा था तो जवाब में यही उन्होंने कहा कि 113 बार राहुल गांधी ने जो अपना प्रोटोकॉल तोड़ा और प्रोटोकॉल तोड़ने के बाद में सीआरपीएफ का जवाब यही था। और साथ ही उसी को देखते हुए कि तमाम जो है जिले की अलग अलग पुलिस फोर्स जहां से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को साथ चल रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा जौन जौन से जिले में निकल रही थी तमाम वहां पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई थी कि जिस तरीके से राहुल गांधी की जो यात्रा थी वो पूरी तरीके से जो है कई सुरक्षा में जो है। बहुत शुक्रिया आपका, नजर बना रखिए, आपसे अपडेट सब लेते रहेंगे नितिन। तमाम सारी जानकारी के लिए शुक्रिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द होने पर समाजवादी पार्टी हमलावर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जैसे ही ओबीसी आरक्षण रद्द करने का फैसला सुनाया वैसे ही समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर आकर योगी सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रही है। एक बार फिर से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि भाजपा का पिछड़ों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है। पिछड़ों का आरक्षण छीना गया है, कल दलितों की बारी भी आ सकती है। भाजपा षड्यंत्र के तहत बाबा साहब के दिए अधिकार को खत्म कर रही है। ओबीसी और दलित का आरक्षण छीनकर उन्हें गुलाम बनाना चाहती है। प्रियम पाठक जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। प्रियम का रुख कर लेते हैं। प्रियम, सीधा तौर पर हमला समाजवादी पार्टी को बैठे बिठाए एक मौका दे दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश ने, और अब अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर हैं और आरक्षण विरोधी सरकार बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर कानूनी दावपेच के बीच में जब से ही हाईकोर्ट का फैसला आया और उसने जो सरकार की तरफ से आरक्षण सूची जारी करी गई थी उसको रद्द किया, उसके बाद से ही पूरा विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने पर लगा हुआ है और सरकार को पिछड़ा विरोधी जो है वो बता रहे हैं। आज इसी के चलते समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से बाकायदा प्रेस वार्ता करी गई और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि ये सरकार जो है वो पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करना चाहती है, पिछड़ों का वोट लेना चाहती है, लेकिन उनकी भागीदारी उनको नहीं देना चाहती है। और इसीलिए आज जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उस दौरान उन्होंने एक स्लोगन दिया और वो स्लोगन था भाजपा हटाओ आरक्षण बचाओ। इस हैशटैग के साथ में आज उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता करी और उसमें उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसने इस बात को उजागर कर दिया है कि सरकार ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहती है, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में वो राजनीति कर रही है और सिर्फ उनका वोट लेना जानती है, लेकिन उनको भागीदारी देने के सपोर्ट में नहीं है। और जिस तरीके से अब धीरे धीरे करके ओबीसी का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, ठीक आने वाले दिनों में इसी तरीके से दलितों का आरक्षण भी खत्म किया जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर आज सरकार पर हमला बोला और सरकार पर आरोप लगाए कि वो जानकर इस तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं कि पिछड़ों को उनकी भागीदारी ना मिले, उनको आरक्षण ना मिले। हालांकि जरूर अगर आप दूसरी तरफ देखें तो सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है, वहां पर जाकर वो अपनी बात रखेगी और उसके जरिए अब फिर से एक आयोग का गठन कर दिया गया है। उस आयोग के गठन के चलते अब ट्रिपल टेस्ट का जो फॉर्मूला था और जो पूरे मानक हैं उनके तहत आरक्षण सूची जारी करने की बात कही गई है और हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो प्रदेश सरकार ने खटखटाया है। लेकिन विपक्ष जो है वो पूरा फिलहाल अभी सत्ताधारी पार्टी और सरकार दोनों पर ही हमलावर नजर आ रहा है। लेकिन प्रेम, क्या लगता है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से भुनाने में लग गई है, क्योंकि सरकार को आरक्षण विरोधी बताकर, इसलिए लगातार इस तरह के समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि केवल निकाय चुनाव के समय पर इस तरीके के बयान जो है वो आ रहे। इससे पहले भी हमने चुनाव जो देखे, विधानसभा के चुनाव रहे या फिर 2019 के लोकसभा के चुनाव रहे, उस पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर क्या ये राजनीतिक दलों की कवायद है कि पिछड़ा वर्ग को अपने खेमे में करने की चुनाव से पहले? बिल्कुल, देखिए, ओबीसी जो हैं बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर मतदाता हैं और काफी तकरीबन 150 ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे तौर पर ओबीसी मतदाता जो है चुनावी नतीजों को जो है प्रभावित करते हैं। हाँ। तो सभी पार्टियां चाहती हैं कि ओबीसी जो है यानी कि पिछड़ा जो वर्ग है वो उनके साथ में आए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी समाजवादी पार्टी के जो वोटर कहे जाते हैं उसमें सेंधमारी करने का प्रयास करती है, ठीक उसी तरीके से जो अन्य पार्टियां हैं वो भाजपा के भी वोटर जो वोट बैंक है उसमें भी सेंधमारी करने का प्रयास करती हैं। तो ये एक मौका मिला है उनके पास सरकार पर हमला बोलने के लिए, बीजेपी पर हमला बोलने के लिए, और इसीलिए विपक्ष पूरा एक साथ लामबंद होते हुए जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो आवाज उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं पूरा लक्ष्य है कि आने वाले समय में जो चुनाव आए उसमें इसका राजनीतिक तौर पर फायदा उठाया जा सके। फिलहाल अभी 2024 के लिहाज से नहीं, निकाय चुनाव के लिहाज से ही काफी अहम और एक बड़ा मुद्दा है और ऐसे में ओबीसी जो मतदाता हैं उनको अपनी ओर रिझाने का पूरा प्रयास जो है सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। लेकिन ये देखना होगा कि जो ओबीसी मतदाता है, जो पिछड़े वर्ग के मतदाता है, वो किसकी बात पर विश्वास करते हैं और किसको अपना आशीर्वाद और अपना साथ देते हैं, वो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दलों का जो है अपना एक पूरा प्रयास है कि उनको अपनी और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, अपनी ओर लाया जाए और सरकार को उनका विरोधी बताया जाए ताकि उसका चुनावी फायदा मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। झारखंड सरकार के 3 साल पूरे हो गए और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी उपलब्धियों को गिनाया है। हालांकि विपक्षी पार्टी यानी कि भाजपा के नेताओं ने सरकार के कार्यों पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य की हेमंत सरकार ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया सिवाय जनता को गुमराह करने के। अब बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी और जनता को बताने की कोशिश करेगी कि वर्तमान की हेमंत सरकार ने राज्यवासियों को किस तरीके से छला है।
राकेश कुमार जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता रांची से सीधे लाइव। 3 साल पूरे हो गए राकेश, हेमंत सरकार के। एक तरफ तो सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो अपने कार्यों की तारीफ कर रहे हैं, तारीफों का पुलिंदा सरकार के लोग बांध रहे हैं हेमंत सरकार के कार्यों की, कि 3 साल में हमने ये किया वो किया। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में बैठी हुई है वो कह रही है कि कुछ नहीं किया आपने 3 साल में। क्या किया? विपक्ष सरकार को गिरने की पूरी कवायद बीजेपी की ओर से। कैसे रहे हालांकि ये 3 साल आपके नजरिए से अगर देखा जाए तो? चीजें चल रही हैं और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अपनी घोषणाएं की हैं, खास करके कि आने वाले समय में 2 साल में वो काफी कुछ करने वाले हैं, लेकिन जिन 3 सालों का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो पेचीदगी के दौर से आ रही हैं। अभी भी कई पेच फंसे हुए राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और कहीं न कहीं उसके इम्प्लीमेंटेशन से भी, चाहे वो 32 के खतियान की बात की जाए, 27% डायरेक्शन की बात की जाए, या फिर नियोजन नीति की बात की जाए, रोजगार देने के लिए जो वादे किए गए थे उसकी बात की जाए, इन तमाम चीजों को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और साथ साथ इस बात को लेकर चर्चा भी चल रही है कि आखिर 3 साल में राज्य सरकार ने क्या कुछ किया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से सारी चीजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने रखने की कोशिश की है, उससे लगता है कि सरकार अपनी उपलब्धि खुद ही गिनाने की कोशिश जरूर कर रही है। लेकिन विपक्षी पार्टी बीजेपी की बात की जाए तो विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी कई सवाल खड़े किए हैं और जिस तरीके से सरकार की चीजों की तरफ से आई है सामने घोषणाएं, उसको लेकर अब जाकर कहा जा रहा है कि सरकार ने अब तक 3 साल में सिर्फ अपनी काम किए हैं, माइंस मिनरल्स की लीज कराई गई है और साथ साथ रोजगार को लेकर सिर्फ सवाल खड़े किए गए हैं। कानून के पचड़े में सारी चीजें चलती जा रही, नियोजन नीति का मामला हो या फिर 32 के खतियान की बात की जाए या फिर स्थानीय नीति की बात की जाए, इन सारी चीजों को लेकर, कई चीजों को लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने तमाम चीजों को लेकर एक बार फिर से कहा है कि राज्य हित में उन्होंने बेहतर कदम उठाए हैं और कई ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसका फायदा आने वाले समय में राज्य के लोगों को मिलेगा। जी, किसी भी सरकार के राकेश 3 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, रोजगार, शिक्षा और विकास। वो इन 3 सालों में कितना हुआ? कितने युवाओं को रोजगार मिला हेमंत सोरेन की सरकार में? कितने शिक्षा को लेकर सरकार की ओर से क्या कवायद की गई झारखंड के अंदर? इसके साथ ही रोजगार देने में सरकार कितनी अव्वल रही इन 3 सालों में अगर बात की जाए तो? और पिछली सरकारों के मुकाबले क्या उसमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला क्या? देखिए, बड़ा सवाल है। खास करके 3 साल का जब भी जिक्र हम करते हैं इस सरकार की तो कहीं न कहीं 2 साल के लिए कोरोना काल को बताया जाता है और 2 साल कोरोना काल के चलते हो सकता है कि चीजें सामने नहीं आती दिखाई पड़ती है, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो कहीं न कहीं सारी चीजें एक साथ दिखाई पड़ रही हैं और 3 साल के कार्यकाल की जब बातचीत होती है तब हम बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से सारी चीजें फिर से चल सकती हैं। और जहां तक बुनियादी सुविधाओं की बात है, कहीं न कहीं अभी भी कई चीजों को लेकर अड़चन बनी हुई है, चाहे रोजगार को लेकर के हो, चाहे फिर शिक्षा को लेकर के हो या बाकी बुनियादी सुविधाओं को लेकर के जिस तरीके से चर्चा होनी चाहिए थी, शायद उसे पूरा नहीं कराया जा सक रहा है। लेकिन अब जाकर सरकार का मानना है कि जो खास करके जो काम किए गए हैं, जो पॉलिसियां बनाई गई हैं, उसका फायदा आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 2 साल तो कोरोना काल के ही निकल गए थे और ऐसे में सरकार तेजी से काम नहीं कर पा रही थी। जी नहीं, 2 साल तो कोरोना काल के निकल के, लेकिन कोरोना के बाद कई राज्यों में देखा है जो रुका हुआ विकास है वो एकदम तेजी के साथ हुआ था राकेश। ऐसे में लग रहा है कि हेमंत सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऊपर से ईडी की रेडार, आईटी की रेडार और ये फिर विपक्ष अब घेरेगा, बीजेपी घेरेगी 3 सालों के कामकाज को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सरकार अभी अपनी उपलब्धियां जरूर गिना रही है, लेकिन 3 साल की जब हम चर्चा करते हैं तो राजनीतिक उठापटक भी देखने को मिला है। कुछ चुनाव हुए हैं जिसमें भी कहीं न कहीं कई चीजों को लेकर चला जा रहा था। जांच एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही है उसको लेकर भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार को लेकर के जो सवाल खड़े किए गए हैं उसका जवाब शायद सरकार पूरी तरह से नहीं दे पा रही है। हालांकि ईडी की टीम, सीबीआई की टीम तमाम चीजों की जांच जरूर कर रही है, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो निश्चित तौर पर सरकार अपनी उपलब्धियां जरूर गिनाने की कोशिश कर रही है। विपक्षी पार्टी सवाल भी खड़े कर रही है और इन जिन चीजों का आपने जिक्र किया है उस पर फिर एक बार हो सकता है कि सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन की रूपरेखा दिखाई पड़े। बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के केस फिर से तेजी के साथ आगे आ रहे हैं। चीन में हालात बेहद खराब हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि न्यू ईयर पर वहां हालात और भी ज्यादा बिगड़ेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बताया कि 1 जनवरी से अब 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है।
उन्हें यात्रा करने से पहले अपनी नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सरकार ने जिन देशों के यात्रियों के लिए RT-PCR अनिवार्य किया है उनमें चाइना, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है। दरअसल इंटरनेशनल ट्रेवल्स को लेकर जारी गाइडलाइन पर भ्रम की स्थिति के कारण यह सुविधा लागू की गई। वैसे 24 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों में 2% का रैंडम कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। दिनकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनकर, कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है और उसको लेकर गाइडलाइन जारी हो गई है। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। 6 देशों के RT-PCR टेस्ट कराने की बात कह दी है सरकार ने। फिलहाल क्या जानकारी, क्या अपडेट? बता दूं आपको शिवम कि आज सरकार ने गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत कि अब 1 जनवरी से 6 देशों से आने वाले जितने भी विदेशी यात्री होंगे या देशी यात्री होंगे सब लोगों के लिए सबको RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले भी यानी कि 24 दिसंबर से तकरीबन 5 दिन पहले टेस्ट हो रही थी, लेकिन रैंडम टेस्ट किया जा रहा था। यानी कि मतलब लोग आ रहे हैं और उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों के साथ टेस्ट किया जा रहा था। अब आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों में एयरपोर्ट पे टेस्टिंग में करीब 6000 लोगों की टेस्ट हुई, जिसमें से 150 लोग में से एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया जा रहा है, जिसको लेकर सरकार काफ़ी चिंतित थी और इसको लेकर आज कोविड की ये गाइडलाइन जारी की गई। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी है जो विपक्ष लगातार उठा रहा है दिनकर, कि जिन जिन देशों में कोरोना का ज्यादा खतरा है, चाइना हो गया, चीन, जापान, तो इन देशों की एयर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, एयर ट्रैफिक पर कंप्लीटली बैन लगा दिया जाए ताकि वहां से जो यात्री हैं वो यहाँ ना आए, और यहाँ नहीं आएंगे तो फिर कोरोना भी नहीं फैलेगा। तो इस पर सरकार रायशुमारी क्यों नहीं कर रही कि चाइना की फ्लाइट्स को बैन किया जाए फिलहाल कुछ वक्त के लिए, जब तक वहां कोरोना रहता है तब तक? बिल्कुल, इस पे भी सरकार आगे काम करने की योजना बना रही है, लेकिन अभी स्थिति है उसको लेकर सरकार ने ये गाइडलाइन जारी किया कि 6 देशों के लोगों को अब RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे यह है कि जैसे कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आने वाले 40 से 45 दिन भारत के लिए भ्रामक हो सकते हैं, कोविड यहाँ की चौथी लहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है, उसको लेकर सरकार रणनीति बना रही है। अभी कुछ दिनों पहले मॉक ड्रिल तक हुई, हर अस्पतालों में हुई, हर सुरक्षा के हर पैमानों को जाँच किया जा रहा है ताकि कि कहीं पे भी कोई चूक ना रह सके। और इसके साथ साथ खबरें ये भी आई थी दिनकर कि कई शहर ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन खत्म हो गया है, लोग वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही और निराश होकर वैक्सीनेशन सेंटर से, अस्पताल से उन्हें लौटना पड़ रहा है। तो वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हो, इसको सुनिश्चित के लिए सरकार आगे क्या करने वाली है, क्या पहल है? बिल्कुल, अभी थोड़े दिनों पहले ये खबर आई कि नेजल वैक्सीन को अप्रूवल दे दी गई है। एक नया वैक्सीन आया है जिसको जो डबल डोज ले चुके हैं वो भी लगवा सकते हैं और जो सिंगल डोज लिए हैं वो भी लगवा सकते हैं। तो इस तरीके से जो नई वैक्सीन आ रही है ये भी लोगों को काफ़ी उपयोगी होगी और लोग उसको भी जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये सिर्फ सरकारी अस्पताल में नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पताल में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो जाएँ और पैसे देकर लगवाए, इसकी भी गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है। तौर पर दिनकर, लेकिन जो नेजल वैक्सीन है उसे हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। सरकारी अस्पतालों में 300 रुपए में मिल रही है और प्राइवेट अस्पतालों में 800 से ज्यादा का उसका चार्ज है। खैर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। आगरा से खबर बता देते हैं जहां पर ताजमहल घूमने आए विदेशी पर्यटकों के स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल ले रही है। 27 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ताजमहल के पश्चिमी गेट पर 40 साल के अर्जेंटीना निवासी का सैंपल लिया था। इसके बाद पर्यटक ताजमहल देखने गया। अब उस पर्यटक की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन उसे खोजने में जुट गया है। अर्जेंटीना के इस पर्यटक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसे ट्रेस करना शुरू किया है। पर्यटक ने कोरोना सैंपल लेते समय जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखवाया था वो अब नहीं लग रहा है। मयंक त्यागी जुड़ गए हैं। मयंक, अर्जेंटीना से एक सैलानी आता है ताजमहल घूमने के लिए, उसकी कोरोना जांच कराई जाती है, चले यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसकी रिपोर्ट जब आती है जब वो ताजमहल घूम के जा गया, कोरोना फैला के चला गया, उसका नंबर भी नहीं लग रहा। या तो आप रैपिड सैंपल लीजिए, तत्काल बताइए रिजल्ट क्या है। अगर RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद उसे अनुमति दीजिए ताजमहल घूमने की, जहां भी वो जाना चाहता है। देखिए, फिलहाल कहीं ना कहीं आगरा की तस्वीरों की बात की जाए कि ताजमहल एक केंद्र है कि पर्यटन को लेकर तमाम देश विदेश और चीन से भी लोग जहां पर पर्यटन के तौर पर ताजमहल का दीदार करने के आते हैं। वहीं दक्षिणी अमेरिका के देश अर्जेंटीना का ये युवक आगरा के ताजमहल के दीदार के लिए आया, उसका टेस्ट के लिए उसका सैंपल लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही थी, जो कि एक दिन बाद उस अर्जेंटीना के युवक की जो जांच रिपोर्ट आई वो पॉजिटिव आई। उसके बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। उसके बाद देखा जाए तो उसकी जब डिटेल खंगाली गई तो जो उसके द्वारा जो दिए गई फोटोज
कॉपी थी या कॉन्टैक्ट नंबर थे, नहीं, वो सारे फर्जी आरटीपीसीआर निकले। टेस्ट किया गया था ना मयंक, आरटीपीसीआर टेस्ट। आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया था, जिसके बाद उसकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जी। लेकिन अगर कोई सैलानी आ रहा है तो उसका आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के बजाय पहले उसका एंटीजन टेस्ट होना चाहिए, रैपिड एंटीजन टेस्ट, तब उसमें तत्काल पता चले कि आखिरकार रिजल्ट क्या है। आरटीपीसीआर टेस्ट प्रशासन कर लेता है, फिर उसके बाद उसे घूमने की इजाजत दे देता है रिपोर्ट आने से पहले ही। तो ऐसे में तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है ना प्रशासन के ऊपर, आखिर इतनी लापरवाही कैसे? देखिए, आपको याद दिला दें कि जब सेकंड कोरोना की जब लहर चल रही थी दूसरी, तो इस तरह की व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए डीएम प्रभु नारायण सिंह के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। लेकिन जैसे ही कोरोना की रफ्तार धीमी हुई, लोग जागरूक होना बंद हो गए और तमाम तरह के जो पर्यटक, जगह भी चीन में जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल हो रहे थे, लोग जागरूक हुए। वहीं आगरा के स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए, चाहे एएसआई की बात की जाए, तो इसकी तैयारी को लेकर बूथ सेंटर बनाए गए। बूथ सेंटर पे आरटीपीसीआर के टेस्ट कराना है, जबकि संभवतः अगर देखा जाए तो कोई अगर विदेशी पर्यटक आ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अकेले चीन में ही कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, अन्य देशों में संक्रमण बढ़ रहा है, तो जो प्राथमिकता होनी चाहिए कि कोई भी अगर विदेशी आता है तो बूथ पर उसका तमाम वो टेस्ट होने चाहिए, जिसमें जल्द से जल्द रिपोर्ट जो है कोरोना की पॉजिटिव या नेगेटिव सामने आई, उसके बाद ही उसको ताजमहल व अन्य स्मारकों को घूमने की आजादी दे दी जाए। लेकिन अर्जेंटीना का युवक जब आया, उसके बाद उसकी डिटेल्स नहीं मिली, उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा होटल संचालकों के द्वारा उसका ब्यौरा इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है। गाइड को दिया गया जो होटल था वो भी फर्जी निकला है। तो कहीं ना कहीं ये जो अर्जेंटीना का युवक है वो लगातार कोविड होने के बावजूद कहाँ घूम रहा है, इसकी जानकारी ना है तो एलआईयू के पास है, ना स्वास्थ्य महकमे के पास है और ना ही प्रशासनिक टीम के पास। लेकिन इससे सबक लेने के बाद आगरा प्रशासन ने एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें होटल और संचालक भी मौजूद है, गाइड भी मौजूद है, और इसमें तय किया जाना है कि कोई भी अगर विदेशी पर्यटक आता है तो बिना कोविड रिपोर्ट के उसे प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। वहीं इसी व्यवस्था को अगर ताजमहल परिषद की अगर बात की जाए तो जो व्यवस्था उनको भी सतर्क करने का मजबूर कराए, तमाम तरह के वो टेस्ट कराए जाएंगे, उसके बाद ही ताजमहल घूमने की दीदार करने की परमिशन दी जाएगी जी। लेकिन इसके साथ ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब वो अर्जेंटीना वाला शख्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं मयंक, उसने ताजमहल में न जाने कितने लोगों को संक्रमित किया होगा। कुछ सीसीटीवी फुटेज के जरिए तो निकाला जाए कि आखिरकार किन किन लोगों के संपर्क में आया, जिन जिन लोगों ने ताजमहल की टिकट ली, उनसे फिर पूछा जाए, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो। हालांकि इस सब पूरी प्रक्रिया में प्रशासन को कड़ी मशक्कत तो करनी होगी, लेकिन काफी लोगों की जान को बचाया जा सकता है। जी देखो, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना के युवक की अगर बात की जाए तो पहला सवाल कि वो आखिरकार किस होटल में रुका था, उसके बाद जो नंबर दिया गया, उससे जो नंबर ऐड कराया गया जो कि घूमने के दौरान वो पंजाब का निकला है। तो तमाम जो फर्जी कागजात देने के बाद वो ताजमहल परिसर में घूमने गया, उसके बाद किन स्मारकों में घूमने गया, क्योंकि ताजमहल एक ऐसा केंद्र जहाँ पे हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं जाते हैं, वो किन किन लोगों के कॉन्टेक्ट में आया, तमाम अन्य स्मारक है, उसके बाद किस होटल में गया, किस किस जगह गया। तो ये एक बड़ा पेचीदा एक बड़ा सवाल है आगरा के लिए। जाहिर तौर पर मयंक, और अर्जेंटीना की जो एम्बेसी है वहां पर इस पूरे मामले की शिकायत होनी चाहिए, और इस तरह के जो सैलानी आते हैं फर्जी विदेशी पर्यटक जो अपना नाम कुछ और बताते हैं, कागजात कुछ और दिखाते हैं, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। इसके साथ हमारी इस खास पेशकश 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।